बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं क्या, कि गौरी और गजनी में कंफ्यूज मत होना। अगर जिसको नाम में होता है तो ऐसे मैंने बताया था, गजनवी, ठीक है, बड़ा नाम है, तो ये पहले आया था और गौरी बाद में आया था, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। दूसरा, गजनवी बेसिकली एक जगह है, काबुल अफगानिस्तान वाली तरफ एक जगह है अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में जगह क्या है? गजनी। वहां पे एक राजा हुआ, वहां का शासक हुआ महमूद, ठीक है, उसका नाम महमूद था। लेकिन क्योंकि वो गजनी का शासक था, इसलिए उसको हम, जो नाम उसका प्रसिद्ध हुआ, क्या हुआ? महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। जैसे आप देखते हैं भाई, जैसे मैं लखनऊ का हूं, आप नॉर्मली सुनते हैं लखनऊ के नवाब, है ना, तो ये कहाँ से आए? क्योंकि वो नवाब लखनऊ में थे, ठीक है। आमेर के राजा, आमेर के राजा यानी कौन? आमेर जयपुर साइड रहे, तो ऐसे इसने अपने नाम के आगे अपनी जगह का नाम लगा दिया। जैसे आप देखते होंगे कई शायर होते हैं, अब एक नाम है वसीम बरेलवी, है ना, फला बदायूं, वो बदायूं का था, फरुखाबादी, ऐसे करके तो नाम लगा लिया। तो महमूद नाम था लेकिन गजनी का था, ठीक है, इतनी बात समझा दी थी। फिर हमने बताया था गौरी आया था, और गौरी की बेसिकली एक ये घुर प्रोविंस होती थी, वहां का था, ठीक है, ये बताया था। इसका दूसरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन सम। उसके बाद इसका मुल्तान कैंपेन हुआ, जिसमें उसके बाद ये गुजरात गया, गुजरात में इसने किसको हराया? मूल सेकंड, भीम सेकंड को हराया, नहीं बल्कि गया था वहां, लेकिन वो छोटा था, उसकी माँ जो थी नायिका देवी, उन्होंने इसको हराया था, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने तराइन का युद्ध पढ़ा, पहला और दूसरा क्यों हुआ था, क्यों हुआ था अभी बताया। तबर हिंद को लेके, भटिंडा को लेके, जो मोहम्मद गौरी था वो भटिंडा तक आ गया था। और पृथ्वीराज चौहान, जो कि पहले अजमेर के शासक थे लेकिन बाद में उनकी अगली कैपिटल दिल्ली बनी, उन्होंने इसको पहले युद्ध में हराया, इसको वापस जाने दिया। उसके बाद ये रुका रहा और वापस आया, जिसे हमने कहा था कि ये बिट्रेल है, युद्ध नहीं है। कौन सा? 1192 वाला, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? यस सर, नो सर। ओके, है ना। उसके बाद सर क्या होता है इस क्लियर है सेकंड युद्ध? सर। हाँ, हेलो, कोई डाउट है क्या शिवानी? सर मैंने नहीं बोला। जो भी बोला, अगर डाउट हो तो ठीक है, वरना मैसेज कर देना। तो सर सेकंड बैटल में क्या? हाँ बोलो, कौन? सर थोड़ा सा है, पूछ ही लेती हूँ। सर एक्चुअली जब महमूद गजनवी की मतलब सर डेथ हो गई थी, उसके बाद सुखदेव फांसी आए थे, मतलब कुछ नाम था, अरे आए सुहेलदेव। नहीं थे यार, वो तुम्हें बैक स्टोरी बताइए। उन्होंने रजिस्ट करके रखा, वो और उन जैसे और रूलर, वो एक महान शासक हुए। तो मैंने आपको एक बात बताई, क्योंकि आप यूपी के हैं, कल को आप यूपी पीसीएस देंगे तो यूपी जीके में आपको काम आ जाएगा। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी बातें बताता रहूंगा। जब कोई चीज राजस्थान से रिलेटेड आएगी तो भविष्य में जो बच्चे आरएएस देंगे उनके लिए वो मैं थोड़ा थोड़ा टिकलियां बताता रहूंगा, ठीक है। उसको अभी ओके इससे सर। नहीं लेना। इंडियन हिस्ट्री में उसका कोई योगदान, मतलब कोई वैसा मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें, ठीक है। जिस एग्जाम की अभी आप तैयारी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जब कभी यूपी पीसीएस स्पेशल हम पढ़ाएंगे तो उसमें तब देखेंगे, ठीक है। समझो सर तब तो 1100। हाँ बोलो। सर एक उपाधि होती है, मतलब वो एशियंट का एक एक पॉइंट है, बस उसका अर्थ बता दीजिए आप मुझे। पढ़ रही थी मैं ये, हाँ जो चक्रवर्ती होती है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य लिखते थे चंद्रगुप्त सम्राट अशोक चक्रवर्ती का हाँ, अर्थ क्या होता है, क्या है? चक्रवर्ती मतलब जिसने चारों दिशाओं को जीत लिया हो। चारों क्या, बल्कि अच्छा। 10 दिशाएं मानी गई हैं। चक्रवर्ती उसको कहा गया है, जिसने दूसरे पे पराजय करके अपने चारों तरफ का सब कुछ जीत लिया हो क्षेत्र, चक्रवर्ती तो सम्राट। सर ये मतलब ये जो चक्रवर्ती एक उपाधि होती है, ये अपने आप को स्वयं दे लेते हैं या कोई और उनको देता है? हाँ, जब, अरे यार, जब उसने चारों तरफ की दिशाओं के सारे छोटे मोटे किंगडम हरा के वो राजा बन गया तो वो उसको धारण कर लेता है। अब कोई फुक्का धारण करेगा, कर तो सकता है। सपोज करो एक आदमी है, ठीक है, फर्जी आदमी है, उसने ले ली एक गाड़ी बड़ी एम्बेसडर सेकेंड हैंड, और वो उस पर नीली बत्ती लगा के घूम रहा है। जब तक घूम रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन पुलिस के लट पड़ेंगे वो भी जाएगा और उसकी नीली बत्ती भी जाएगी। तो ऐसे कोई नहीं लगाता था भाई, वो तभी लगाएगा जब उसको सब रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। हाँ सर। एक चलो इसका वापस आओ। चीज बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो पहले ना, हाँ रुष्टा बताया। जो भी राजा महाराजा वगैरह होते थे ना, ये इसको क्या बोलते थे? जैसे आपने कि ये सुना होगा ना, आर्यवर्त। यानी वर्त में यस सर, रहने यस वाले जो सर। लोग थे वो आर्य ट्राइब होते थे ना, सुप्रीम होते थे वो। और वर्त को ये बोला जाता था जिस जगह पे वो रहते हैं। ठीक है, इसी इसी के जैसे ही नाम पड़े ब्रह्मा व्रत, जहाँ पे ब्रह्मा का निवास हो, जहाँ पे निवासी होते हो वहाँ पे, ठीक है। और चक्र का मतलब होता है एक, जैसे सर ने अभी सर्कल बनाया ना, चारों दिशाओं में अगर घूम के अगर आप आ जाओगे एक सर्कल बन जाएगा।
तो वहां पे हर जगह का जो स्वामी होगा उसको चक्रवर्ती बोलते थे। ठीक है, तो वर्त का ध्यान रखना। और आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त ऐसे आप याद रख लेना। दक्षिणावर्त भी आपने नाम सुना होगा। तो ये टर्म्स हाँ इसी से सर, निकली सुना होती है। है। ओके सर। हो गया, बने आगे। तो ग्यारह सौ हाँ बानवे में सर। पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया। उसके बाद पृथ्वीराज ने नहीं यार, गौरी ने हरा दिया पृथ्वीराज को, ठीक है। बाकी हमने पढ़ा है अलग अलग सोर्सेस का, वो आप जानते हैं। हसन निजामी की ताजुल मासिर है, चंद बरदाई की क्या है, पृथ्वीराज रासो। 1194 बैटल ऑफ चंदावर हुआ जिसमें जयचंद को मारा गया, कन्नौज का जो शासक था। ठीक है, उसके बाद गौरी ने यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर अपॉइंट किया। बाद में खोखरों के युद्ध, खोखरों के खिलाफ इनका अभियान हुआ था, जो कि लौटते पे गौरी के छुरा भोग के उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसने कुछ दहली वाल पॉइंट्स चलाए थे, है ना, और मोहम्मद बिन सम के नाम से। और इस पे हमें लक्ष्मी माता की, गॉडेस लक्ष्मी की भी फोटो मिलती है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था कुतुबुद्दीन यस सर। ऐबक। फिर हमने बताया था इलबारी डायनेस्टी, दास, गुलाम वंश, मामलूक, इलबारी, ये सब बोलते हैं। दास क्यों बोलते हैं, एक दूसरे के सब स्लेव्स थे, एक दूसरे के नहीं मतलब सब अपने ऊपर वाले के स्लेव्स थे और बाद में बने हैं राजा। और ऐबक को क्या बोला गया है, लॉर्ड ऑफ मून। इसकी तीन उपाधियां मैंने आपको बताई। कुरान था क्योंकि कुरान की बहुत अच्छी आयतें पढ़ता था ये। उसके बाद लख बख्श क्योंकि इसने 1 लाख रुपए के सिक्के कई लोगों को दान किए थे। इससे पहले छठी शताब्दी में हम देखते हैं हातिम सेकंड, सॉरी हातिम ताई करके एक हुआ है, उसने किए थे, तो इसको अगली उपाधि क्या मिली, हातिम सेकंड की। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था ये था लाहौर, सपोज करो। और इधर जो एक एरिया था वो था गजनी, और ये एक एरिया था सिंध का। ठीक है, तो यहाँ लाहौर पे तो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया था, और इधर गजनी की तरफ कौन था, कि यलदोजी। पढ़ा था ना हमने कल इसके अपोनेंट्स। और नीचे यस कौन था सर। सिंध की तरफ, कुबाचा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर इसने इनसे मैट्रिमोनियल अलायंस कर ली थी। यहाँ पे गजनी की जो मेन घुर प्रोविंस थी, जहाँ का हमारा कौन था, मोहम्मद गौरी, उसका भतीजा यहाँ पे बैठा दिया गया था, गयासुद्दीन नाम का। इतना हमने पढ़ लिया था। और इसकी डेथ कब हो गई थी, पोलो खेलते पे 1210 में। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े, यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी। आज से हम क्लास ना थोड़ी कट शॉर्ट करेंगे, रीजन क्या है, कई बच्चों की 5 बजे से यस होती सर। है, कुछ को और भी पढ़ना होता है, तो हम क्लास कोशिश करेंगे छोटी रखें। ठीक है, लेकिन सर तुम जानते हो मेरी। हाँ, बोलो। आप चैट बॉक्स चेक कीजिए जरा, वो रोहित है कौन है, वो बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आप चेक नहीं कर रहे हैं उसे। बताओ वो बोल आरुष नहीं सर पा क्या रहा है, नहीं मैं तो चेक कर नहीं पाऊंगा ना, मेरे सामने चैट बॉक्स खुला नहीं है। आरुष सर क्या क्वेश्चन है, अरे इसका बोल के पूछ लो महामंड। यार। समझ गए डाउट, या फिर अभी है कंफ्यूजन रोहित? रोहित पूछो, रोहित शर्मा ग्वालियर वाला है ना। हाँ जी, हाँ रोहित सर डाउट पूछो। पूछो, शायद माइक ऑन वही। करके पूछो, माइक ऑन अनम्यूट करके करो पूछो रोहित। डाउट। क्योंकि बेटा मुझे दिखता नहीं है चैट बॉक्स में, स्क्रीन खोल के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। अगर ओके अभी ठीक बोल है। सकते हैं तो ठीक अच्छा है, वरना अभी क्लास के बाद में आप पूछ लेना। ठीक है। वैसे ना हम्म। रोहित, ये समझ गए होगे आप, मंडल क्या होता है। पहले ना डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज किया जाता था, और मंडल से अगर कोई बड़ी टेरिटरी अगर होगी तो उसको हम महामंडल बोल देंगे। एंड देन महामंडलेश्वर का मतलब उस पर्टिकुलर जगह का या लोकेशन का जो लॉर्ड होगा ना, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अभी टाइटल समझ में आ गया? अगर आ गया तो यस कर देना, ठीक है। आप कंटिन्यू कीजिए सर। ये देखो तुम लोग जो जनरल डाउट्स है ना, है क्या, मैं मना नहीं करता, आप सबके हर मैं तो जनरल कह रहा हूँ। आप अपने पर्सनल दिक्कत भी बता सकते हैं कि घर में ये समस्या है, इसके सर हम कैसे टैकल करें। आप लोग छोटे भाई बहन जैसे हो, हम उसको करेंगे। लेकिन जब कोई बेटा टॉपिक चल रहा हो ना, जब मैं एक चीज समझा रहा हूँ, और इसमें गलती आपकी नहीं है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन समझा करो। जैसे अभी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रही है, चल रही है, तो आप मॉडर्न का डाउट अभी मत पूछो, अभी एंशियंट का मत पूछो। ठीक है, उससे क्या होता है, और लोगों का रिदम टूटता है। कराएंगे सब, आपको एंशियंट भी कराई जाएगी, मॉडर्न भी कराई जाएगी। और अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है कि भैया पहले से पढ़ के क्लास में आएंगे तो एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन उसको एक अलग से पूछ लीजिए। ठीक है, इस बात का आगे से ध्यान रखिएगा, इससे क्लास का रिदम टूटता है। ठीक है, तो हमने देखा था 1210 में आपके डेथ हो गई इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, है ना। अब एक काम करो, थोड़ा सा मैं इसको आपको अलग लेके चलता हूँ। हेडिंग डालो इसी में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य।
मैं आप लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, रीजन बीइंग आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है ये आप लोग का आरुष सर लेंगे, कि भाई इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसा होता है, कॉर्बेल आर्क क्या होता है, मोटा मोटा तो ये सबको पता है यार, इतने तो बालक कोई भी नहीं है। इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको गुम्बद दिखेगी या ये ऐसी शेप दिखेगी, इसको बोलते हैं टू आर्क, कॉर्बेल आर्क की स्टोन। ये सब आप डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब आर्ट एंड कल्चर को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि यहाँ पे लैपिस लजुली का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये चीज पे अभी नहीं जा रहा हूँ कि कैसे क्या आर्किटेक्चर होता है, डबल डोम स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप लिख लें कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। ठीक है, हाँ, डालनी हेडिंग। Yes, sir. पहला पॉइंट लिखिए इसमें, दिस लार्जली इन्वॉल्व द रीमॉडल्ड हिंदू स्ट्रक्चर्स। इसमें बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित हिंदू संरचनाएं शामिल थीं। मतलब जो हिंदुइज्म के टेम्पल्स थे उन्हीं को तोड़ के स्ट्रक्चर बनाया गया था। लिख लो, दिस लार्जली इन्वॉल्व द रीमॉडल्ड हिंदू स्ट्रक्चर्स। इसमें बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित हिंदू संरचनाएं शामिल थीं। अब देखना, एक तो आप सब जानते हैं भाई, इसका फेमस पहला कौन सा है, कुतुब मीनार। सबने सुना है नाम, घूमा भी होगा सबने, Yes, sir. दिल्ली में है। कुतुब मीनार नाम क्यों है इसका, बताओ भाई, कुतुब मीनार नाम क्यों है क्योंकि इसका। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन काकी। नो सर, एक एक ये करके बोल रहे कुतुबुद्दीन, हैं। ये जो है ना वो कुतुबुद्दीन काकी के ऊपर इनका नाम पड़ा है, कुतुब यस मीनार। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। एक सूफी संत हुए अपने, ये जगह पड़ती है ना किर्गिस्तान, आप देखेंगे प्रेजेंट डे किर्गिस्तान में एक सूफी संत हुए हैं, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन ऐबक इनको बहुत मानता था, तो इनके नाम पे बनी है। कोई आपसे पूछ ले, क्योंकि हर कोई आदमी जो नहीं जानता वो ऑब्वियसली, जिसको नहीं पता वो यही बोलेगा, हम भी जब नहीं पता था हम भी यही बोलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई इसलिए कुतुब मीनार, लेकिन नहीं। ये क्यों है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, था क्या, ये एक लंबी सी इसने मीनार बनाई थी, पहली बार इंडियन उसमें एक मीनार आप बनाई, मिनारेट स्ट्रक्चर, इंग्लिश में मिनारेट बोलते हैं, आप मीनार ही लिखना। इसका जो बेसिक वो था, क्यों बनाई थी, कि भाई ये था कि जो भी इमाम होंगे इस पे ऊपर जाएंगे और यहां से चढ़ के आवाज लगाएंगे और सबको नमाज के लिए बुलाएंगे। ठीक है, अब हुआ कि इमाम साहब को बुलाया गया, वो बेचारे गए ऊपर, वो जब तक ऊपर पहुंचते उनकी आधी सांस फूल के खत्म, उनकी जानी आधी हो गई। भाई इतना ऊंचा स्ट्रक्चर है, कई एग्जैक्ट देख लेना कितने मीटर का है ये, शायद 180 200 मीटर कुछ का है, देख लेना, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है, जब वो जैसे तैसे बेचारे ऊपर पहुंचे, जब आवाज लगाई वहां से, वो इतनी हाइट पे आवाज नीचे आई नहीं, तो इसका जो ओरिजिनल मकसद था वो प्रॉपर मतलब फलित नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात समझना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, ये भी कई पार्ट्स में बनी है, कि इसके कुछ माले कुतुबुद्दीन ने बनाए, बाद में कुछ इल्तुतमिश ने बनाए, फिर हम देखेंगे बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है और लोधी डायनेस्टी का भी कुछ, कि इस पे एक बार बिजली गिर गई थी तो इसका रिनोवेशन करा के ऊपर के 2 मालों का रिनोवेशन कराया था। तो वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी आप लिख लें कि इसका जो पहला था क्या था, कुतुब मीनार, और वो किसके नाम पर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, लिख लिया। सर, सेकंड लिखो। हाँ, कुछ डाउट है सर, किसी का। हाँ कौन, ये उन एमन बोल रही हूँ सर। ये जी बताए मान, हाँ। कुतुब मीनार में को पूरा बनवाया गया था या फिर इसको रिमॉडल कराया गया था विष्णु स्तंभ से? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको पूरा ही इरेक्ट कराया गया था। जो इसका इरेक्शन था ये पूरा खुद था, फ्री स्टैंडिंग, ये नहीं था ये किसी को तोड़वा उड़ो, इतनी ऊंची इमारत थी नहीं इंडिया में उस टाइम। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक बनवाता है इसके, वो 3 माले ही बनवा पाया था। फिर बाद में इल्तुतमिश आता, फिर एक बार इसमें मैंने बताया ना बिजली गिर जाती है तो ऊपर के 1 2 माले कुछ हो जाते हैं, फिर बाद में ऊपर के 1 2 मालों में इसमें रिनोवेशन हुआ है। अभी जब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको ऊपर के माले, जो ऊपर की इसकी वो है स्टोरी, वो अलग ही दिखेंगी।
ठीक है तो अमन? सर मैं ये नहीं हम्म। पूछ रही थी, मतलब मेरा पूछना हाँ ये था कि इसको हाँ। पूरा उन्होंने ही बनवाया या फिर ये पहले कुछ और था, जैसे विष्णु स्तंभ नहीं था तो वही तो उसको मैंने बोला, रिमॉडल किया। इसका पूरा इरेक्शन पूरी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया, पहले ये कुछ नहीं था, इतनी ऊंची अच्छा, कोई मतलब ये इंडिया में थी ही विष्णु नहीं। स्तंभ नहीं था। नहीं ना 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 ना, ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। लोग कहते हैं कि ये था, लेकिन ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस अभी आज तक नहीं मिला है कि जिसको प्रूव किया जा सके। ऑफ कोर्स थ्योरी है कि नहीं विष्णु स्तंभ को करके इसको किया गया है, लेकिन एज फार एज वी आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम आपको यही लिखना है। ठीक है, अभी थ्योरीज में नहीं जाना है लोग क्या कहते हैं, है ना? ठीक है, ओके ओके सर। क्लियर हो सर गया एक बेटा? माइक ऑन है। ये सर क्लियर हो गया, एक माइक ऑन है, उससे थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है। माइक किसका ऑन है भाई? माइक बंद कर लो। हो गया अब? ठीक है, रिवर्बरेशन बोलते हैं बेटा उसे, रिवर्बरेशन। वॉइस रिवर्बरेट होके आती है। जैसे थोड़ा सा मैं अलग जा रहा हूँ, समझना। लखनऊ में इमामबाड़े का नाम सुना है, जिसे भूल भुलैया कहते हैं? तो उसमें Yes, sir. और भी पुरानी बिल्डिंग्स में होता है। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर है, ये एक बहुत बड़ा हॉल है, इसमें आप यहाँ बोलेंगे तो आपको यहाँ जो बंदा खड़ा है ये अपने आप में बहुत दूर है जगह, लगभग 50 मीटर, 45 मीटर दूर है। लेकिन यहाँ वो जरा सा वो दिखाता है, जब आप कभी घूमने जाएंगे इमामबाड़ा, कागज या माचिस जलाएगा, कुछ करेगा, वो यहाँ तक सुनाई देगा। तो बेसिकली फिजिक्स का एक नियम होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप पढ़ेंगे, रिवर्बरेशन। यहाँ टकराती है और ये ऐसे इधर आती है इसके पास तक, तो इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। जो आप कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम में देखते हैं, वो यही सिद्धांत होता है कि भाई वो बोल रहा है स्पीकर वहां पे, ऑफकोर्स माइक होता है लेकिन तब भी क्लियर चीज आती है। तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस रिवर्बरेशन, जो अभी हो रहा था। ठीक है, वाइब्रेशन नहीं है। चलो वापस आओ, सेकंड लिखो इसका, जल्दी जल्दी लिखो। कुआतुल इस्लाम मॉस्क। कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, निर्माण कार्य तो चल ही रहे हैं, ये मत लिखो। ठीक है, दिल्ली में ही है ये सब, दिल्ली में ही कराया है। ये बेसिकली अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये जो पूरा है ना बच्चों, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आप कभी दिल्ली जाएं, जो घूमे अच्छी बात है, लेकिन नहीं जो दिल्ली जाए जरूर घूम के आए। ये सब हिस्टोरिकल, ये सब हमारी धरोहर है, इनको देखना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे कई चीजें हैं, पहले कुतुब मीनार बनवाई गई, फिर यहीं पे ये क्वातुल इस्लाम मॉस्क है। फिर हम आप देखेंगे इसी का जो सदर्न पार्ट है इस मॉस्क का, सदर्न गेट है, वहां पे अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजे का निर्माण करवाता है। तो ये सब, और यहीं पे हमें अशोक का आयरन पिलर मिलेगा। ठीक है, अशोक का जो आयरन पिलर है, ओरिजिनली तो ये है उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स के बाहर था। उदयगिरी केव्स आप पढ़ेंगे जब आप एंशियंट पढ़ेंगे यार उस सर से, यहाँ पे ये विदिशा, विदिशा अपने एमपी में जगह पड़ती है, उधर था। लेकिन 11वीं सेंचुरी में अनंगपाल तोमर, मैंने बताया था तोमर डायनेस्टी के रूलर, वो इसको वहां से उठा उठा के इधर ले आया था, यहाँ लगवा दिया था इन्होंने। तो ये आज के टाइम में इस पूरे को कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जगह जो है ये पड़ती है मेहरौली। अभी मैं तुम लोग को एक चीज लिखवाऊंगा बहुत सॉलिड, और उस चीज को जब मैंने रिसर्च किया था मुझे 1-1.5 घंटा खर्च हुआ था, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला। मैं शायद दावा करता हूँ आप लोग को भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सोर्सेज, दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट से घुस के वो चीज निकाली है। अभी आगे मैं अलग से उसको लिखवा दूंगा, ठीक है? तो ये पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स है, यहीं पे आपको कुतुब मीनार मिलेगी, यहीं पे आपको क्वातुल इस्लाम मॉस्क मिलेगी। और माना जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया के किसी शासक की, भाई यहीं से रूल शुरू हुआ है, तो ये पहली मॉस्क मानी जाती है, फर्स्ट मॉस्क बाय एनी रूलर इन इंडिया, लिख सकते हैं आप। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे इंडिया की सबसे पहली मॉस्क कौन सी है, तो कई लोग इसे लगा देते हैं ना, इंडिया की जो पहली मॉस्क है ये आपकी केरल में है। ठीक है, इसका नाम है क्या है वो, चेरामन करके है कुछ नाम, देख लेना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेरामन जुम्मा मस्जिद। और ये लगभग है आपके 626 39 639 है या 629 है, देख लेना, सीई की, एडी की। कहा जाता है कि कोई एक आपका ट्रेवलर था, मलिक इब्न दीनार। अब तुम लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि वो मलिक जो दिनार का बेटा है, इब्न माने मैंने बताया था सन होता है। तो ये मलिक इब्न दीबार एक ट्रेवलर था, स्कॉलर भी था,
तो जब ये लोग आते थे, एक्चुअली है कि हमने जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो नॉर्थ इंडियन ही इस्लामिक रूल ज्यादा है, और रूल भी यही हुआ है, दिल्ली से ही सबको गवर्न माना गया है। लेकिन लोग पहले भी, मुस्लिम लोग पहले भी इधर ट्रेडिंग, ट्रेवलिंग के लिए आते थे। हाँ, रूल ऐसा सच स्थापित नहीं हुआ, वो दिल्ली में हुआ, क्योंकि वहां से इन्वेजन करना आसान है, समुद्री सीमाओं पे नहीं होता। तो पहली मौज, क्या आप बस इतना नाम याद रखो, इसका नाम याद नहीं करना, सन याद नहीं करना। सिर्फ कोई पूछ ले कि पहली इंडिया की मस्जिद कौन सी है, तो वो कौन सी है? चेरामन जुम्मा मस्जिद। चेरामन, ये अलग से बॉक्स में लिख लेना, चेरामन जुम्मा। जुम्मा सही लिखा है ईमान मैंने यार? ऐसे ही आधा माह बनता है, नहीं बनता है, जुमा होता है, बता देना मुझे। सर होता है, ऐसे ही होता है। होता है ना, सही लिखा है ना, बस हाँ। ठीक है। केरल में, केरला लिख लो, केरल लिख लो, ये अलग से इसको बॉक्स में बंद कर लेना। तो नॉर्थ इंडिया में अपना जो मानी जाती है, और बेसिकली अगर इंडिया में भी बड़े तौर पे देखें, किसी शासक ने अगर कोई बनवाई है, तो वो क्वातुल इस्लाम मॉस्क है। ठीक है। तीसरा लिखो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था मैंने थोड़ा सा, Yes, sir. बताया था हाँ। तो पृथ्वीराज चौहान के दादा, पर के दादा या परदादा के पापा ऐसे कोई हुए हैं, उनका नाम है, बहुत सर अच्छे शासक हुए हैं ये। हेलो। सर ये वॉइस आ रही है बहुत ज्यादा बाइक की, ये प्लीज सब इसको बच्चे ऑफ माइक करवा बंद कर दो। लो प्लीज, माइक बंद कर दो सब बच्चे सब। ये लिखना नहीं है जो बता रहा हूँ। विग्रहराज चतुर्थ एक शासक हुआ है ये, पृथ्वीराज चौहान जो है उन्हीं के दादा परदादा हैं ये। इन्होंने अजमेर में, मैंने बताया चौहान वंश की पहली जो था बेसिकली रूल अजमेर में था। तो अजमेर में एक इन्होंने पाठशाला बनाई थी, सरस्वती। लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। जो आरएएस वाले हैं, जो राजस्थान वाले हैं, वो लिख सकते हैं। ये एक पाठशाला बनवाई, और अपने लोग सरस्वती पे नाम रख लेते हैं। अब आज भी देते हैं सरस्वती शिशु निकेतन। भाई मैं बचपन जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर आज भी होते हैं। तो पाठशाला पढ़ने के लिए बच्चों के लिए ये सर सरस्वती मेरे स्कूल का कंठाभरण। भी वही नाम है जो अभी आपने लिया, सरस्वती विद्या मंदिर, मेरे स्कूल का यही अच्छा, बहुत नाम है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला अजमेर में, माइक बंद कर लेना सब। ये इसने अजमेर में बनवाई, और कहते हैं, इसका इतना डीप में जाना नहीं है, जस्ट सुन लो। एक इसका नाटक था हरकेली, इसने खुद लिखा था। उसकी पंक्तियां, यानी उसकी लाइंस, इस पाठशाला की दीवारों पे लिखी हुई हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन यानी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, उसमें आप सब जानते हैं फादर ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कौन है? राजा राम मोहन रॉय। तो हम देखते हैं कि इनकी जो डेथ हुई थी, ये हुई थी आपकी किधर? इंग्लैंड में, एक ब्रिस्टल नाम की जगह पड़ती है, वहां पे। क्यों हुई थी, कब हुई थी, बाद में देखेंगे। तो इनको दफनाया गया था, क्योंकि इंग्लैंड में कुछ लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तित कर लिया था, नहीं ऐसा नहीं था। वहां पे उस टाइम भाई, जब आप अकेले हो, कोई आपकी फैमिली नहीं है, अब उन फिरंगियों को तो नहीं पता ना अंतिम संस्कार कैसे होता है हिंदू धर्म में। तो उन्होंने इनको दफना दिया था। तो जो आज भी इनकी वहां पे कब्र के पास एक वो इनकी टोम्ब सी बना रखी है, जिसको हम छतरी भी बोल देते हैं, एनोटाफ भी बोल देते हैं। वहां पे कहते हैं कि यही जो विग्रहराज चतुर्थ का नाटक है ना, हर के लिए इसकी लाइंस लिखी हुई हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सच कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये समझना। तो ये विग्रहराज चतुर्थ ने सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनवाई थी, इसी को तोड़ के, इसको तोड़ दिया। ये जितने भी इस्लामिक इन्वेजन हुए, ये लोग यही करते थे, पुरानी चीजें चाहे बुद्ध धर्म की हो और जैनिज्म की हो, क्योंकि ये लोग, मैंने कहा था बुद्ध शिकन है ना, मूर्ति भंजक, आइडल्स का डिस्ट्रॉयर। क्योंकि इस धर्म में नहीं होती मूर्तियों की पूजा, तो वो आपको भी नहीं करने देंगे इस चीज को, क्योंकि उनके लिए उस चीज की वैल्यू नहीं है। उनके लिए एक मूर्ति है, आपकी आस्था मूर्ति में है, उसकी नहीं है। तो तो इसको सर तोड़वा के क्या बनवा दिया, अढ़ाई। अभी डाउट मत पूछो, अभी ये सब अभी डाउट नहीं, अभी चलने दो चीज। ये जो बेसिक डाउट तुम लोग के जिज्ञासा वाले होते हैं ना, लक्ष्य से पूछा करो सर क्या बनवा कि दिया उसने था? क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लिख लो तीसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई बोल दो, ढाई बोल दो, जो लिखना है लिख दो। ये बेसिकली ये भी एक मॉस्क है। और कोई अजमेर घूमने जाए तो उसको देखना अंदर से, इस पे आपको बिल्कुल जो हिंदू आर्किटेक्चर होता है, जो कि साउथ के टेम्पल्स में आप देखेंगे, पिलर आर्किटेक्चर सब वही मिलेगा इधर। ठीक है।
2.5 दिन का झोपड़ा टोटल। तो इसके 3 कौन कौन से हो गए? कुतुब मीनार, कुआतुल इस्लाम मॉस्क और 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा, कुछ कहते हैं अलग अलग मान्यताएं, कुछ कहते हैं कि ये इसने 2.5 दिन में बनवा दी थी। भाई बनवाना क्या हुआ, आप समझो क्या होता है बनवाना। एक चीज तो होती है बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, एक है कोई स्ट्रक्चर है, मंदिर है कोई, उसको आपने, पाठशाला है ये तो, इसको तोड़वा दिया, और यहाँ पे सिर्फ आपने किया क्या, एक अपना आर्क ये वाला बनवा दिया, और मजदूर होते ही थे, स्लेव्स होते ही थे, वो बना देंगे 2-2.5 दिन में। आप देखो चाइना आज कितना करता है, 6 दिन में ये कर दिया, 6 महीने में पूरा इतना बड़ा वो बना दिया। तो वो कोई नहीं है, तो कई लोग कहते हैं ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, कुछ बोलते हैं इसी रीजन में एक, जैसे अपने मेला होता है ना, मेला, मेला मतलब मेल, लोग मिलते हैं, ऐसा ही एक उर्स होता है, मोहम्मडन्स में उर्स लगता है, बहुत बड़ा होता है ये, आप देखते होंगे इधर अजमेर शरीफ और इधर बरेली की तरफ भी है, काफी इनका उर्स लगता है। तो उर्स भी मेला ही समझो, जिसको उर्स नहीं पता, जो उर्स जानते हैं वेरी गुड। तो कहते हैं कि इधर एक कोई पीर पंजाब शाह करके हुए, उनका 2.5 दिन का उर्स लगता है, वो उर्स 2.5 दिन तक चलता है, और लोग आते हैं और इस मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे थे, तो इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो खैर उसमें आपको नहीं जाना, ये एक बैक स्टोरी है। बेसिकली 3 है, कुतुब मीनार, कुआतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। लिख लिया ये? यस सर। ठीक है, अब वापस आ जाओ, ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स थे। अब देखो क्या हुआ, अब सुनना बात। इल्तुतमिश की डेथ हो गई 1210 में। उसके बाद हुआ क्या, इसका एक बेटा था, बेटे का नाम क्या था? आराम शाह। क्या नाम था बोलो? आराम शाह। क्या? जैसा नाम वैसा काम, आराम ही करता ये रहता तो दिन आना भर, है ये सर। कुछ नहीं करना इसको, सिर्फ दिन भर आराम। उठता था, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता था, खाता था, फिर दोस्तों के साथ पबजी खेलता था, शाम में घूमने निकल गया, वापस आ गया, जैसा नाम वैसा काम। अब हुआ क्या, जब भाई इनकेपेबल रूलर है, 2 टर्म में कह रहा हूं, 2 टर्म लिखना समझने के लिए, एक है अमीर, एक है उलेमा, ये आगे भी आते रहेंगे। ये अमीर वो वाला अमीर नहीं है, पैसे वाला अमीर, कंफ्यूज मत होना, उलेमा। बेसिकली समझिए इस चीज को, अमीर कौन हुए, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आज के टाइम के आप समझ लो मिनिस्टर, ये आप समझ लो सचिव, सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो समझ लो। और उलेमा कौन हो गए, धार्मिक नेता, रिलीजियस मिनिस्टर, रिलीजियस मिनिस्टर या रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें, एक्सपीरियंस अपने शेयर करते थे और सुल्तान को मदद करते थे शासन चलाने में, और इनका एक अच्छा खासा, खास करके उलेमा का, क्योंकि रिलीजन बेस्ड सब चीजें हो रही हैं, तो उलेमाओं का एक अच्छा बोलबाला रहता था। हाँ, ये अलग बात है, आगे आप देखेंगे बलबन आएगा और अलाउद्दीन खिलजी आएगा, उस टाइम इनकी पावर एकदम कम हो जाएगी। वो कहता है कि जो है मैं हूं, वो आगे हम देखेंगे, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी और क्या क्या। फिर से सुनना। तो ये अमीर और उलेमा समझिए कि ये बेलखना है, इससे कुछ भी नहीं होना, इसमें लक्षण बिल्कुल नहीं है, तो इन्होंने इसका अपोज किया। उधर अपने यूपी में इधर एक जगह पड़ती है, आप लोग नाम सुना होगा, मेरा तो बचपन ही वहीं बीता है, बदायूं, ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि इधर बदायूं पड़ता है यूपी में अपने, वहां का गवर्नर था इल्तुतमिश। मैंने बताया जो ये भी स्लेव्स होते थे, ये लोग खरीद के लाते थे, दास जिसको बोलते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड देखते थे कि भाई वो डिजर्विंग है कि नहीं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी डिजर्विंग था, इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी अपनी बेटी से शादी कर दी, ठीक है। अलाउद्दीन भी अगर ऐसे ही नोट्स मांगता रहता और काबिल नहीं बनता, तो उसकी शादी नहीं होती, ठीक है। खैर, तो जो इल्तुतमिश था, इसको गवर्नर बना दिया था बदायूं का, और बाद में इसने, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी। तो आप सिर्फ इतना समझिए, इल्तुतमिश प्रेजेंट गवर्नर है बदायूं का, और सन इन लॉ है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। तो जो उलेमा थे, उनको लगा कि यार ये बेलखने आराम शाह से तो अच्छा है कि जो अपना बदायूं वाला गवर्नर है, कौन, इल्तुतमिश, उसको हम अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो उलेमा और अमीर गए और इसको मनाया
कि यार आप आके करो, और इल्तुतमिश ने भी कहा ठीक है, और इन लोगों ने आराम शाह को हटा के इल्तुतमिश को सुल्तान बना दिया। लेकिन हम देखते हैं कि भाई जब अभी तो राजधानी कहाँ चल रही है, अभी दिल्ली राजधानी नहीं है, राजधानी लाहौर ही चल रही है, ठीक है। तो जो पुराने भाई, जो पुराने घाघ अमीर और उलेमा थे गौरी के टाइम के, उनको काफी दिक्कत हुई। समझना बात ध्यान से, कुछ उलेमा और अमीर ने ही इसको बदायूं से बुला के लाहौर पे सुल्तान बनवाया और आराम शाह को डिपोस्ट करा दिया, हटवा दिया। लेकिन भाई हर कोई तो आपसे खुश नहीं हो सकता, यू कांट कीप एवरीबडी हैप्पी। तो जो पुराने ओल्ड उलेमा और अमीर थे, खास करके उलेमा जो मोहम्मद गौरी के टाइम से चले आ रहे थे, उनको ये लगा अरे यार बताओ इतने बुरे दिन आ गए कि साला गुलाम के गुलाम का अब हम जी हुजूरी हमें करनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने काफी मतलब इसका अपोज किया। और इस चीज को इसने भी समझा, किसने, इल्तुतमिश ने, कि यार यहाँ ये बार बार ऐसे ही करते रहेंगे, तो इस को ही हटा दिया। और एक नई जिसको हम कहते हैं तुर्कने, मैं अभी लिखवाऊंगा, ठीक है, तुर्कने चहिलगामी, जब लिख चहिलगानी, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, चालीसा दल, 40, इसका एक संगठन बनाया। उसमें सब नए अमीर और उलेमा थे, कह रहे अब यही है और मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। मतलब एक तरह के आज के टाइम में आप समझ लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है या किसी और की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो एक तरह की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लो, किसको क्या बोलते हैं, चालीसा। अब हुआ क्या, अच्छा इसमें ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमेशा 40 लोग थे, ऐसे भी एविडेंस है कभी 25 हैं, कभी 18 रह गए, कभी 32 हैं, कभी 40, लेकिन 40 से एक्सीड नहीं होते थे। अच्छा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये आराम शाह जैसा कोई आया ही नहीं था, ये आराम ही करता रह गया रूम में, और बदायूं से उसको बुला के शासक बना दिया, किसको, इल्तुतमिश को। लेकिन कहीं एविडेंस मिलते कि इसने कुछ महीने शासन किया, कहीं मिलता है नहीं 1 साल के लिए बना। तो ये चीज थी। अच्छा अब जब ये इधर लाहौर था तो इधर उलेमा परेशान कर रहे थे किसको, तो इसने अपनी राजधानी चेंज करके दिल्ली को राजधानी बनाया। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन था, इल्तुतमिश। लेकिन भैया जब आपने दिल्ली को राजधानी बनाई, रिसोर्सेज आपके पास है नहीं, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। भाई ये दुनिया किस पे चलती है, पैसा, बिना पैसे के कुछ नहीं है, ये कड़वा सत्य है, ठीक है। या तो बाबा जी टाइप बन जाओ। अगर आपको एक शासन चलाना है, आप क्या करते, मैंने आपको क्या बताया कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करेगा लेकिन बदले में क्या लेगा, उनसे टैक्स लेगा, ठीक है। तो भाई रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, तो इसने क्या किया, एक सिस्टम चलाया। मैंने आपको एक टॉपिक परसों हल्का सा बताया था, फ्यूडलिज्म, बताया था ना, फ्यूडलिज्म, यस हिंदी सर। वाले सामंतवाद। नॉर्मली आप देखेंगे जिन्हें अपने गांव साइड में आप देखेंगे, इधर राजस्थान साइड में देखेंगे कुछ यूपी के जागीरदार की, भाई पुराने जागीरदार है। जागीर मतलब तुमने पिक्चरों में डायलॉग सुना होगा, क्या है तेरे बाप की जागीर है, जागीर मतलब एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, कि भाई इतना इतना बड़ा मान लो रूल है किसी का, ठीक है। इसमें इसने कई सारी जागीर बना दी। मेन तो राजा यहाँ बैठा हुआ है, वो तो मेन राजा है ही, लेकिन कई सारी जागीर बना दी टू एडमिनिस्टर प्रॉपरली। और इन सबसे कहा तुम अपनी अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखोगे, ये मैंने तुम लोग को उस दिन बता दिया था, इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसी का बिल्कुल ज्यादा इससे फर्क नहीं था। इसने सिस्टम बनाया इक्तादारी, इक्तादारी सिस्टम। उस दिन कोई लड़की बोल रही थी, अब समझ लो इसको, समझ लो, इक्तादारी, इक्तादारी सिस्टम। ये कुछ नहीं था, सेम ऐसा ही जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एम्पायर होगा उसको कई सारे छोटे छोटे इक्ता में बांट देंगे। इसको जागीर भी कहते थे पहले, इसने नया टर्म शुरू कर दिया, इक्ता, ठीक है। भाई पहले हमारे यहाँ होता था योजना आयोग, ठीक है। अब मोदी जी आए, इन्होंने क्या कर दिया, इसका नीति आयोग नाम कर दिया। ऑफकोर्स एफिशिएंट हुआ, थिंक टैंक बना, लेकिन मोर और लेस काम तो वही है, नीतियां बना रहा है, कैसे हमारा देश चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये इक्तादारी सिस्टम ये हुआ, छोटे छोटे इक्ताओं में इसको बांट दिया। और यहाँ के जो इक्तादार थे उनसे कहा गया तुम यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, रेवेन्यू लाओ और लॉ एंड ऑर्डर संभालो, कानून व्यवस्था आप संभालेंगे, और आप यहाँ से हमें राजस्व इकट्ठा करके देंगे, और जो भी आप सरप्लस होता है वो आप गवर्नमेंट को दे देंगे, और इसी से आप अपनी सैलरी ले लेंगे। अच्छा राजा को क्या फायदा है, भाई एक जगह तो भाई, अब राजा है, भगवान तो है नहीं जो हर जगह ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा।
तो उसको हर जगह का ध्यान रखना है, तो छोटे छोटे रखवा दिए। सपोज करो बाहर से आक्रमण होता है, तो ये सब अपनी जो स्टैंडिंग आर्मी है वो लेके आएंगे, और राजा भी अपनी आर्मी, और सब एक साथ फिर लड़के इसको हरा देंगे। तो इसको बेसिकली फ्यूडलिज्म, सामंतवाद सिस्टम बोलते थे, जो कि इसने कौन सा शुरू किया, इक्तदारी सिस्टम, कि मैं आपको लैंड दूंगा, काम आप करिए, ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं, अब पहले थोड़ा लिख लो तुम लोग, है ना। और लिखने से पहले ये देख लो जरा, 2 मिनट, ये देखो, ये है आपकी अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि पहले सरस्वती कंठाभरण पाठशाला हुआ करती थी, ये अभी अजमेर में है। मैं एक्चुअली यहाँ जाने वाला था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। रीजन क्या था, मुझे पता चला ये बहुत गलियों में है, और गाड़ी वहां जा नहीं सकती थी। ठीक है, देखो ये पूरा बड़ा फोटो, लोग जा रहे हैं। अब अंदर आप देखो, ये भाई लोग अपने नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और अंदर आपको पिलर दिखेगा। नॉर्मली जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, वहां पे ऐसे पिलर्स नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको दिखता है, क्योंकि ये पहले एक पाठशाला थी, स्कूल था, सिंपल ये समझ लो, है ना। ये देखो डोम बनाई है पीछे, ये जो होता है ना, मैं बता रहा था, ट्रू आर्क इसको बोलते हैं, जब आरुष सर आपको पढ़ाएंगे ये। दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। फिर आगे हम सर देखेंगे ये मुगल का आएगा तो जाली नुमा वर्क आ जाएगा, जालीदारी, ये सब है ना। ठीक है, आगे देखो इसको, ये देखो ये। अब देखो ये है ना, इधर गली गली में बहुत पतला रास्ता है, तो उधर गाड़ी वाड़ी आने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो मैं इसलिए जा नहीं पाया था। लेकिन देखो अब इसकी ये एंट्रेंस देखो, ये एंट्रेंस, ये बेसिकली स्कूल हुआ करता था। ये पूरा इसका प्रांगण, जो आपके नॉर्मली स्कूल में होता है, ग्राउंड, और ये अंदर पढ़ने का। आज के टाइम में क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये देखो अंदर के, और ध्यान से देखो, देख पा रहे हो, सब क्लियर दिख रहा है ना सबको। यस हाँ सर। सर, दिख सर रहा ये है। सर ये झोपड़ा किस एंगल से लग रहा है, ये तो इतना बड़ा सा है। वो बोलते हैं, वो बहुत जल्दी से बना दिया था ना, वो बोल दिया एक टर्म। ठीक है, सर ये देखिए। सर इंडिया हाँ में बोलो। इतनी सारी जमीन पड़ी हुई है, इतना बड़ा देश है, ये लोग कहीं कुछ भी बना सकते थे, क्या जरूरत थी ये सब बनाते, हिंदुओं अब के वो जरूरत क्या आर्किटेक्चर थी वो बाद तोड़ने में की। डिस्कस करेंगे। ऐसे डाउट क्लास में नहीं पूछने हैं, जरूरत क्या थी मैंने बताया ना यार। आप अगर उसके एंगल से सोचो, आपको कोई चीज बुरी लग रही है, ठीक है, आप मानो एक छोटा खिलौना है, एक छोटा बच्चा है, उसके लिए वो खिलौना सब कुछ है। माँ बाप आए या कुछ भी आए, या कोई बाहर का माँ बाप, बट तो नहीं, कोई बाहर का आदमी आया, उसके लिए उस खिलौने का कोई इमोशन थोड़ी है, वो हटा इसको फेंक दे। तो भाई जिस धर्म में मूर्ति पूजन ही नहीं है, वो तो वैल्यू नहीं समझेगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी देखिए, आप याद रखिए, आप सिविल सर्वेंट हैं, और आपको एक लार्ज क्राउड को केटर करना है, तो आप एक्सट्रीम पे मत जाइए कि ठीक है सर ये क्या जरूरत थी, ऐसा कर दिया। ऑफकोर्स गलत हुआ है, लेकिन आप जब अपना आंसर लिखेंगे, जो ये आपका व्यक्तित्व है, वो आंसर में झलकना चाहिए, पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, क्योंकि हर कोई हम में एक चीज को लेके बायस होते ही है, लेकिन आंसर में आपको गौतम बुद्ध का मिडिल पाथ, गोल्डन अप्रोच फॉलो करनी है। किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना, कि हाँ ये बहुत बुरा था, या ये नहीं है तो बहुत ही अच्छा था। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स लिख के करेंगे। ठीक है श्वेता, समझ गई, भावुक नहीं होना है बेटा। तो अब ये देखो, हाँ सर, कुतुब मीनार समझ मैंने आपको गए। बताया था, यहाँ तक ये इसकी दो जो दिख रही है, ये कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी, बाद में इल्तुतमिश। अब ये देखो, आप लोग बहुत ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर आपको सेम लग रहा है, सेम लग रहा है, सेम। ऊपर की दो आपको अलग लगेंगी, क्योंकि ये बाद में रिनोवेट हुई है, बिजली गिरी थी, ये तहस नहस हो गई थी, दोबारा बनवाई है लोधी ने, और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ देखो व्हाइट मार्बल का भी यूज हुआ है, जबकि बाकी में कहीं नहीं है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ये देखो, और ध्यान से देखो, और ये पूरा एक कुतुब कॉम्प्लेक्स है। देखो यहाँ पे ये मॉस्क भी है, क्वातुल इस्लाम मॉस्क। ये देखो क्वातुल इस्लाम मॉस्क, दिख रही है। इसको कहते हैं आर्किटेक्चर। देखो कितना मतलब बढ़िया उस टाइम में आदमी बनाता था। नॉर्मल आज मशीन्स हैं, तब भी ये देख रहे हैं कितनी प्यारी इस पे ये आई है। तो ये आर्किटेक्चर है उस टाइम के, देखते रहिए। ये पूरा है। यहाँ ये इधर आप ये अलाई दरवाजा देखेंगे, ये अलाउद्दीन ने बाद में बनवाया था। ठीक है, पढ़ेंगे हम। ये रहा आपका अशोक का पिलर, दिख रहा है, अशोक आयरन पिलर। यस यस सर। सर। इस पे मतलब सोचिए, आज भी इस पे लोग विज्ञान और वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा केस उससे बनाया है। मतलब एक आप जो साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे समझते हैं, गैल्वेनाइजेशन पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होता है कि भाई जो रस्टिंग एंड कोरोजन ऑफ आयरन को रोकता है। तो उस टाइम, आज से हजारों साल पहले क्या वो टेक्निक थी कि ये आज तक रस्टिंग नहीं हुई है। अच्छा, फिर क्या हुआ, कुछ लोग आए और उन्होंने कहा हम इसका सैंपल लेंगे, तो पहले तो मना कर दिया, बाद में इधर से आप देखोगे इस तरफ से कहीं एक सैंपल दिया गया उनको। अच्छा, जहां से सैंपल दिया गया, चूंकि
जब भाई आप समझना बहुत बात से, आप सैंपल कैसे लोगे? नाखून से तो इसको नोच नहीं लोगे, लोहा है कोई, पीस ऑफ केक तो है नहीं। तो आपने दूसरी लोहे की हथौड़ी या छेनी मारी होगी, तो उस हथौड़े या छेने के कुछ भी जो कण रहे होंगे वो इस पे रह गए, तो यहाँ से बहुत हल्की सी रस्टिंग इस पे आई है, लेकिन वो अभी भी नहीं, ये तब भी बहुत सालों से चला आ रहा है और आगे चलता रहेगा। तो ये कैसा एक बनाया है, ये आज भी बड़ा वो है कि आज तक टिका हुआ है, और लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे कैसे बना दिया कि ये रस्टिंग हो ही नहीं रही है इस पे। यानी उस टाइम भी उनके पास गैल्वेनाइजेशन की टेक्निक थी, तो जो पहले टाइम का हमारा साइंस एंड टेक था वो बहुत आगे था, है ना। ये देखो, ये हाँ देखो नाम सही लिखवाया, मैं बार बार डर रहा था बच्चों को गलत तो नहीं बोले, सही है, चेरामन जुमा मस्जिद, ये केरल में है आपकी, फर्स्ट इंडियन मॉस्क। इसका देखो आर्किटेक्चर भी आपको थोड़ा अलग मिलेगा, नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में आपको ऐसी मॉस्क देखने को नहीं मिलेंगी, ये पहली मॉस्क है। अब तो खैर इसको पेंट वेंट काफी अच्छे से बना रखा है, ये पहली मॉस्क है इंडिया की। चलो आ जाओ, हो गई। अब लिखो तुम लोग, क्या लिखा था लास्ट, मुझे ये बताओ। सर कुतुबुद्दीन ऐबक के कंस्ट्रक्शन लिखवाए थे तीनों, बस गजनी। वहीं रुके हैं। हाँ ठीक है, अगला डालो आराम शाह। एक ही साल रहा था बेचारा, 1210, ये कुछ महीने। चाहो तो इसके बारे में लिख लो, लिखवाओ इसके बारे में 2 पॉइंट, या तुम लोग को याद रहेगा, बताओ। सर याद रहेगा वैसे तो, बाकी हाँ कोई दूसरों को जरूरी है नहीं इसमें, ठीक है ना। आगे लिखो, अगला लिखो सीधे, इल्तुतमिश। इसका टाइम लिख लेना, 1210 से 1236। हिंदी वाले ईसवी लिख लेना। लिखना ही वॉज इलबारी टर्क, यह इलबारी तुर्क था। जैसे मैंने बताया ना, कुतुबुद्दीन शाह जो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका था? मामलूक का, ये इलबारी वंश का था। ही वॉज इलबारी टर्क। और सर ये सारे स्लेव में ही थे ना, इलबारी और हाँ हाँ, स्लेव ही थे, ये मामलूक सब। स्लेव थे, स्लेव थे। ही वॉज गवर्नर ऑफ बदायूं एंड सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। यह बदायूं का गवर्नर था, राज्यपाल तो नहीं लिखेंगे हिंदी में, गवर्नर वर्ड ही लिख लो जस्ट नॉलेज के लिए, इससे कोई पूछ नहीं रहा तुमसे इसके बारे में, जानने बस समझने के लिए कहाँ से बैक स्टोरी क्या है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, लिख लेना हिंदी वालों। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टर्किश चीफ्स ऑफ दिल्ली इनवाइटेड हिम। टर्किश चीफ्स ऑफ दिल्ली इनवाइटेड हिम, मैंने जान के लिखवाया दिल्ली, क्योंकि मैं बता रहा था तुमको, जो लाहौर वाले उलेमा थे वो नहीं चाहते थे, वो ये थोड़ी चाहेंगे कि यार ये हमारे एक दास का दास हमारा बॉस बन जाएगा। टर्किश ओके। चीफ्स ऑफ दिल्ली इनवाइटेड हिम। अगला डायरेक्ट लिखो, ही डिपोज आराम शाह, इसने आराम शाह को गद्दी से हटा दिया। एंड ही रूल्ड विद द नेम ऑफ शमशुद्दीन, इसका जो असली नाम था शमसुद्दीन था, आप देखेंगे कई जगह लिखा है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, था ना। लिख देना ही रूल्ड विद द नेम ऑफ, इसने शमसुद्दीन नाम से शासन किया। एक पॉइंट लिख लेना नोट बना के, द क्रेडिट ऑफ कंसोलिडेटिंग दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को एकत्र करके बड़े रूप में ले जाने का कार्य इसी ने किया था। द क्रेडिट ऑफ कंसोलिडेटिंग द दिल्ली सल्तनत लाइज लार्जली विद हिम। जिनको नहीं पता वो बदायूं के ब्रैकेट में यूपी लिख लेना भाई।
इसने तुर्कान चिहलगानी, इसने तुर्कान चिहलगानी, ही फॉर्म्ड तुर्कान चिहलगानी, इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना इसको, अंडरलाइन भी कर लेना। ये सब टर्म आते हैं प्री में। क्या क्वेश्चन बनेगा? तुर्कान चिहलगानी क्या था? ठीक है, इसने तुर्कान चिहलगानी का गठन किया, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता था। ही फॉर्म्ड तुर्कान चिहलगानी विच इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज चालीसा दल, चालीसा। इंग्लिश वाले सिर्फ चालीसा लिख लेना, हिंदी वाले चालीसा दल लिख लेना। अच्छा, तुम लोग ना जैसे नोट्स बनाते हो तो थोड़ा गैप कर करके बनाए। वैसे तो मैंने तुम लोग से कही रखा है A4 शीट्स में बनाना, कि मुझे आगे लगेगा कि कुछ चीजें और एड ऑन करानी है तो मैं उसे करा सकूं। ठीक है, यस सर। यस सर। और कॉर्प्स ऑफ 40, इंग्लिश वाले लिख लेना, और कॉर्प्स ऑफ 40 स्लेव्स। नेक्स्ट लिखो, ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ही स्टार्टेड एकता सिस्टम, इसने एकता, एकता मत लिख लेना भाई, एकता है। ही स्टार्टेड एकता सिस्टम, इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। अब सब हेडिंग डालना, वैसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए, और कल को कोई हिस्ट्री ऑप्शन लेगा तो उसके लिए तो इसमें पूरा एक दिन लगता है इक्तादारी सिस्टम पढ़ाने में। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा लिखवा दूंगा। छोटी सी सब हेडिंग डाल लो, इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी व्यवस्था लिखो। एक तो सीधा, हाँ मतलब स्टार्ट करूं। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इक्ताज, इसने अपने राज्य को इक्तों में विभाजित किया। ठीक है, अब वैसे मैं एक मिनट रुको। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, इक्ता का मतलब क्या होता है बेसिकली? ग्रांटिंग लैंड इन ल्यू ऑफ वर्क, कार्य के बदले भूमि देना, या असाइनमेंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी लिख लो। वेतन की जगह भूमि देना। भाई क्या किया उसने कि मैं तुम्हें ये भूमि का टुकड़ा दे दे रहा हूं, तू इस पे कुछ ही कर, यही इसी से तेरी आमदनी होगी, और जब तुझे सरप्लस हो जाएगा उसी में से तू थोड़ा हमको दे देगा। हमको किसको? राजा को दे देगा, सुल्तान को दे देगा। ठीक है, ग्रांटिंग लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के बदले भूमि। एवरी इक्तादार हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सभी इक्तादारों को कानून एवं व्यवस्था का संचालन करना था, होता था।
and every iqtidars had to maintain law and order and collect revenue. Every iqtidars had to maintain law and order and collect revenue. सभी इक्तदारों को कानून व्यवस्था को देखना पड़ता था और राजस्व वसूली करनी पड़ती थी। अगला पॉइंट इसी में लिखो या पैरा चेंज करके जो पैरा वाइज लिख रहे हैं। आफ्टर डिडक्टिंग देयर ओन सैलरी एंड एक्सपेंसेस, आफ्टर डिडक्टिंग देयर ओन सैलरी एंड एक्सपेंसेस, अपना वेतन और व्यय, व्ययों लिख लो या खर्चों लिख लो सिंपल भाषा में, अपने वेतन और खर्चों को काटने के बाद, after deducting their own salary and expenses, they had to send the surplus to central government. या सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लो या टू सुल्तान। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बेसिक एक टर्मिनोलॉजी हो गई इक्तदारी सिस्टम की, अगर पूरी तरह से बात करें। आफ्टर डिडक्टिंग देयर ओन सैलरी एंड एक्सपेंसेस दे हैड टू सेंड द सरप्लस टू सुल्तान। अपना वेतन और व्ययों को हटाकर या काटकर अधिक जो बचा भाग है, जो शेष राशि बची है, वो उसे सुल्तान को दे देते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ये पैरा चेंज करके लिखो। दीज लैंड असाइनमेंट्स वर नॉट परमानेंट। एंड इक्तादार्स वर ट्रांसफरेबल। यह भूमि स्थायी रूप से उनको नहीं दी जाती थी और इक्तादारों का स्थानांतरण हो सकता था। These land assignments were not permanent and the iqtidars were transferable. ठीक है, अब एक काम करना है, दूसरा तुम लोग का पास पेन है नहीं है तो कोई बात नहीं। जहां इक्ताज लिखा, इक्ता का तो मैंने लिखवा दिया, जहां पे लिखा है ना एवरी इक्तादार्स, तो या फिर एक काम करो, सुनो, अलग से, सॉरी, अलग से एक बॉक्स बनाओ छोटा सा, इसी इक्तादार सिस्टम के बॉक्स बनाओ। पहला लिखो यहाँ पे इक्तादार। इक्तादार्स को बोलते थे वली या मुक्ति। अब यहां से तुम लोग की टर्मिनोलॉजी शुरू होंगी पूरी दिल्ली सल्तनत और आगे मुगल काल तक, और इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, बिल्कुल स्टार बना लेना इस पे कि वली क्या होते थे, मुक्ति क्या होते थे। तो इक्तेदार से तो वही वो ऑप्शन दे देगा, इक्तेदार, जोतेदार, जमींदार, जागीरदार। तो पता होना चाहिए इक्तेदार है, ठीक है। सेकंड लिखो, मैंने बताया था ना जो सरप्लस अमाउंट बचता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सिंपल सुल्तान को दे देते थे। तो जो सरप्लस अमाउंट था उसको बोलते थे फवाजिल। फवाजिल। अब कोई वैसे लेक्चर देखेगा बाद में कहेगा यार मुक्ति की स्पेलिंग गलत लिखा है, तापे छोटी की मात्रा होगी। ये वो संसार से मुक्ति मिलने वाला मुक्ति नहीं है, ठीक है ना। फवाजिल। जाके नीचे बिंदी लगेगी तभी मैंने जेड बनाया, फवाजिल नहीं है, फवाजिल है, ठीक है। तो इक्तदार को क्या कहा जाता था, वली या मुक्ति, और सरप्लस जो अमाउंट था उसको कहते थे फवाजिल। और इक्ता को समझ गया ग्रांटिंग लैंड इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है। तो ये आपका इक्तदारी सिस्टम हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक सबको, समझा भी दिया लिखवा भी दिया, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इक्तदारी क्लियर हो गया। यस सर। यस ठीक सर। है, अगला पॉइंट इसी में लिखो। ही स्टार्टेड टू कॉइन्स। इसने दो तरह के सिक्के चलवाए, ये भी स्टार्ट मतलब स्टार पॉइंट बना लेना। इसने दो तरह के सिक्के चलवाए। पहला सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के। दूसरा कॉपर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स
और दूसरा कॉपर कॉइन्स, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। ये जो सिल्वर कॉइन्स थे इनको कहा जाता था अंका, और कॉपर कॉइन्स जो थे इनको कहा जाता था जीतल। जीतल या जित्तल, जो भी लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, लिख लिया। सिल्वर कॉइन, यस सर। टंका, कॉपर कॉइन, यस जित्तल। सर। अच्छा ये बताओ, तराइन का जो युद्ध था, बैटल ऑफ तराइन, किस किस के बीच में हुआ था? तराइन का युद्ध मोहम्मद किसके बीच में गोरी हुआ था? और सर गौरी और पृथ्वीराज चौहान। चौहान। अभी तक यही है। आगे आपसे कोई पूछे, बोलो, पूरा क्वेश्चन बताओ। अगली हेडिंग डालो डालो। थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तृतीय युद्ध। यहाँ से बनाएगा वो क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड नहीं पूछ रहा, सबको पता है, सबके बच्चे बच्चे चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तराइन का तृतीय युद्ध। इसकी ना एक्चुअली डेट एज सच कंफर्म नहीं है, कुछ बोलते हैं 1215, कुछ 16। तुम 1216 लिख लो, और वैसे भी डेट याद नहीं रखनी, मोटा मोटा आपको पता है किसके टाइम हो रहा है तो आप वैसे ही बता दोगे। जब मैंने ऊपर लिखवाया है इसका टाइम पीरियड क्या है, 1210 से 1236, 1210 से 1236 ईस्वी सी। तो ठीक है ना। सन वन को लेकर ज्यादा जो नए बालक भी हैं परेशान मत होना। अब देखो, मैंने तुम लोग को बताया था कुतुबुद्दीन के टाइम पे इधर बैठा था कुतुबुद्दीन, इधर बैठा था सिंध में कौन, कवाचा, और इधर बैठा था ऊपर गजनी वाली साइड कौन, यलदोजी। लिखवाए थे। तो भाई कुतुबुद्दीन ने क्या कहा था कि अभी हम अपना अपना देखते हैं, ठीक है। इनको बात ये याद थी कि अब तो कुतुबुद्दीन मर गया, तो कवाचा ने तो कई बार इस पे आक्रमण किए हैं, कई बार, और हर बार चप्पल लेके वापस भागा है। ठीक है, बुरी तरह इल्तुतमिश ने हराया। तो जो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, कवाचा वाला। यलदोजी पे आते हैं, ठीक है। तो इसकी और यलदोजी की लड़ाई होती है, और इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। तो सिंपल एक पॉइंट लिख लो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बिटवीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन यलदोजी, इल्तुतमिश जीत जाता है। इल्तुतमिश वॉन, हिंदी वाले लिख लोगे ना। सर ये जो आगे लिखो। जगह है, हाँ, ये जो जगह है तराइन, ये करंट में कहाँ पड़ती है, कौन सी जगह पे? बेटा हरियाणा में मैंने लिखवाया ये हुआ, करनाल हरियाणा एक में डिस्ट्रिक्ट है। पड़ता है, करनाल, करनाल। हरियाणा में ओके सर। करनाल जगह पड़ती है, वहां। ठीक है। इसी में पॉइंट रखना, थर्ड बैटल ऑफ तराइन में इल्तुतमिश वॉन एंड ही किल्ड यलदोजी एट ग्वालियर। ग्वालियर ले जाके मारा था इसको। रोहित शर्मा, तुम्हारे ग्वालियर में। अब तुम्हारा ये काम है, तुम पता करके आओगे किस जगह मारा था ग्वालियर में। ऐसी क्या हुआ ना, आगे बात सुनना, बात सुनना, लिखना नहीं है। कवाचा को भी इसने हरा दिया था। तो कवाचा इसके पास आके कई बार हार हार के गया। तो इधर अपने ये आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, सिंधु नदी बहती है, इंडस रिवर जिसको बोलते हैं। तो ये इंडस रिवर के पास बैठ के अपने कमांडर के साथ बैठा था,
कवाचा और उसका खुद का कमांडर। तो उसके कमांडर ने कहा कि हुजूर आपको लगता नहीं है कितनी बार हम गए और धूल खा के वापस आ गए, मतलब हम पे लानत है, हमको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तो कवाचा सर ने कहा, बॉयज सर बॉयज कट गई थी, किसने किसे मारा था ग्वालियर ले जाके? लिख लो यार पॉइंट। कट सबको गई कट थी गई वो। थी क्या, किसी को नहीं आई थी? मेरा नेटवर्क इशू है सर। तो ऐसे सर आगे मुझे से भी ना नहीं आई एकदम थी। से, यस सर। ठीक है तब दोबारा मुझे लिख लो तो लिखो। ऑडियो कटा था, ऑडियो कटा था। ठीक, हाँ तो कोई बात नहीं। इल्तुतमिश वॉन एंड ही किल्ड यल्दोजी एट ग्वालियर। ये यल्दोजी जो था ना, इसको ग्वालियर में मारा था। इल्तुतमिश जीत गया और इसने यल्दोजी को ग्वालियर ले जाकर मार दिया। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब सुनना आगे बात। ये जो कबाचा था जो इधर सिंध में बैठा था, मैंने तुम लोग को बताया था कि ये कई बार हार हार के गया है। तो एक बार ये यहाँ से सिंधु नदी जाती है, इंडस रिवर, आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये कवाचा अपने एक कमांडर के साथ बैठा हुआ था। कवाचा विद हिज कमांडर, ऐसे एक पुल सा बना था, उसके नदी के पास बैठे हुए थे। और ऐसा कमांडर बोलता है, हुजूर मिस्टर कवाचा, डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हो गया? हर बार हम जाते हैं और धूल खा के वापस आ जाते हैं, हमेशा हमें चप्पलें लेके भागनी पड़ती है, इल्तुतमिश हमें ऐसे भगा भगा के मारता है, आपको नहीं लगता कि हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? कवाचा ने कहा, क्या क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। नहीं सर कुछ नहीं कुछ नहीं। कह रहे बोल क्या कहा तूने? कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं। कह रहे बोल क्या कहा? कह रहे मैं ये कह रहा था कि हम इतनी बार हार के आए हैं कि हम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कह रहे मेरा नाम कवाचा है, मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरूंगा? और ये बोल के वो सिंधु नदी में कूद गया। कह रहे कवाचा है, हम सिंधु नदी में डूब के मरेंगे, चुल्लू भर पानी में क्यों? खैर ये एक मजाक की स्टोरी थी, लेकिन ये ऐसे ही अभियान करते हुए सिंधु नदी में ही गिर के इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसकी, कवाचा की। तो बस लिख लेना, कवाचा डाइड इन सिंधु रिवर। बस इतना लिख लेना, पॉइंट एक अलग से लिखना हो तो। अब सुनना आगे बात। बारह सौ इक्कीस की बात है। एक ये ख्वारिज्म का रूलर था। कौन? जलालुद्दीन मकबरनी करके। ठीक है। अब ये इल्तुतमिश के लिए खतरा बना। बेसिकली खतरा मकबरनी नहीं बना, इस मकबरनी को चेस करता हुआ आ रहा था कौन? जिसको आप सब जानते हैं चंगेज खान के नाम से। चंगेज खान इसको चेस करता हुआ आ रहा था, और ये मदद मांगने के लिए इल्तुतमिश के पास आ गया था। चंगेज खान सब जानते हैं ना, तेमुजिन जिसका असली यस नाम है। सर। इसी के यस पोते के सर। बारे में हमने पढ़ा था, हलाकू। याद आ गया हलाकू? यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये मकबरनी का पीछा करते करते चंगेज खान आ रहा था, और ये मकबरनी आया मदद मांगने के लिए किसके पास? इल्तुतमिश के पास। किसके पास आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पास। तो इल्तुतमिश ने कहा तू पागल है, तू यहाँ पे आ गया, भैया तू यहाँ से जा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब इसने इसकी हेल्प नहीं करी और इसको जानने को कहा। यार फिर ये जो मकबरनी था ये किधर चला गया था? सिंध की तरफ। तो चंगेज खान को पता चला कि ये जो मकबरनी है ये इल्तुतमिश के पास आया था। चंगेज खान ने अपना आदमी भेजा और कहा कि पता करके आओ। तो इल्तुतमिश ने काफी डिप्लोमेसी के साथ, मतलब ये इल्तुतमिश की एक बहुत ही डिप्लोमेसी कही जाएगी कि उसने बड़े प्यार से उसको समझा बुझा के भेज दिया कि नहीं जी वो मेरे पास आया था, लेकिन मैंने मदद नहीं करी, मदद नहीं करी। मेरी क्या मजाल कि मैं स्वयं चंगेज खान के खिलाफ किसी की मदद करूं। जी नहीं, यहाँ नहीं आया था। और आप भी इधर ना आए क्योंकि इधर तबीयत तबीयत खराब हो जाती है हुजूर, यहाँ का पानी ऐसा ही है दिल्ली का, आप देखते हो यमुना पार कैसा इलाका है। तो उसने डिप्लोमेसी करके उसको वापस भेज दिया। अच्छा, ये जो चंगेज खान थे बेसिकली ये किधर मंगोलाइट थे। ये लोग ने मतलब तंत्र विद्या और इन सब में बड़ा वो मानते थे, आप अंधविश्वास कह लो कुछ भी कह लो, इसमें मानते थे। तो ये थोड़ी दूर जाके ही, मतलब अगर आपसे कोई पूछे क्या इल्तुतमिश के टाइम चंगेज खान ने
दिल्ली पर आक्रमण किया नहीं, लेकिन दिल्ली की बाउंड्री तक वो आ गया था, आक्रमण नहीं किया था। इल्तुतमिश ने अपनी डिप्लोमेसी से उसको बाहर भेज दिया था। तो बाहर कहीं दूर बैठ के इन्होंने पहाड़ों की तरफ क्या किया कि क्या किया जाए, मतलब पूछा चंगेज खान ने। अब तो उन्होंने कहा हुजूर वही करते हैं जो हम करते आए हैं। इन्होंने क्या किया ना, ये लोग आसमान की पूजा करते थे, दे वर्शिप्ड स्काई, स्काई को मानते थे। तो उसने बोला बताओ भाई क्या हुक्म है आसमां का। तो इन्होंने क्या किया ना, एक भेड़ होती, भेड़ जानते हो, भेड़ सब, शीप, इसको भेड़ को जला दिया। और जब भेड़ को जलाया तो उसके जलने के बाद जो धुआं गया, धुआं किस तरफ गया, सिंध की तरफ। भाई हवा उस टाइम उधर की चल रही होगी। तब इन्होंने कहा कि देखो हुजूर, जो आसमां है उसका इशारा है कि हमें सिंध की तरफ चलना चाहिए। तो ये उसको छोड़ के सिंध की तरफ चले गए थे। यानी इल्तुतमिश पे, दिल्ली पे इन्होंने आक्रमण नहीं किया था। बाद में हम देखते हैं शायद 1231 में यही मंगोलों के अटैक में मकबरनी मारा जाता है। मकबरनी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश को ही बेसिकली कहा गया कई लोगों द्वारा कि यार ये सही नहीं है, ये नहीं है, और इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो ये अब्बासिद खिलाफत था, अब्बासिद कैलिफ, मैंने आपको बताया था, उधर टर्किश वाले रीजन में। तो वहां के खलीफा से इसने एक रिकग्निशन लिया। रिकग्निशन को बोलते थे मंसूर। क्या बोलते थे, मंसूर, एक लेटर कि भाई अथॉरिटेटिव, कि भाई जब तक किसी की मोहर नहीं लगेगी वो आपको नहीं मानेगा। तो एक खिलाफत का एक खलीफा ने एक प्रूफ दे दिया, एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दे दी, रिकग्निशन दे दिया कि हाँ नहीं ये राज सुल्तान है हिंदुस्तान का। इसी के बाद इल्तुतमिश ने सुल्तान का टाइटल धारण किया। ठीक है। अब लिख लो, लिखना है तो इस बारे में जो मैंने बताया है अलग से पॉइंट बना के। इन 1221 एडी, 1221 ईस्वी में, ख्वारिज्म रूलर जलालुद्दीन मकबरनी, ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा चंगेज खां कर रहा था। ख्वारिज्म रूलर जलालुद्दीन मकबरनी वॉज बीइंग चेस्ड बाय चंगेज खान। आपको इसका नाम गेंगिस खान भी मिलेगा। बोलने बोलने का फर्क है, मैं तो चंगेज जो बोलते हैं वही लिखते हैं। ख्वारिज्म रूलर जलालुद्दीन मकबरनी वॉज बीइंग चेस्ड बाय चंगेज खान। ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा चंगेज खान कर रहा था। इल्तुतमिश ने, अगला लिखा, इल्तुतमिश ने मकबरनी की कोई सहायता नहीं की। इल्तुतमिश डिड नॉट हेल्प जलालुद्दीन मकबरनी एंड टोल्ड हिम टू लीव। मकबरनी वेंट टुवर्ड्स सिंध। इल्तुतमिश डिडंट हेल्प जलालुद्दीन मकबरनी एंड टोल्ड हिम टू लीव, बल्कि टोल्ड हिम गलत बोल गया, एंड आस्क हिम टू लीव। आस्क वर्ड आएगा, आस्क का मतलब पूछना ही नहीं होता हमेशा इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चे समझ लें। एंड आस्क हिम टू लीव एंड मकबरनी वेंट टुवर्ड्स सिंध। इल्तुतमिश ने मकबरनी की कोई सहायता नहीं की और मकबरनी सिंध की ओर चला गया। मकबरनी सिंध की ओर चला गया। आगे लिखे, चंगेज खां हिंदुस्तान की सरहद तक ही आया था। इसको अंडरलाइन कर लेना। चंगेज खां केम नियर टू इंडियाज बॉर्डर ओनली। Iltutmish saved his empire from Mongolian invasion with his diplomacy. सर अभी क्या बोल रहे थे आप? Iltutmish saved his empire from प्लीज उससे Mongolian पहले invasion with his diplomacy. Changgez Khan came near to India's border only. चंगेज खां हिंदुस्तान की सरहद तक ही आया था। सीमा लिख लो यार, सीमा तक ही आया था। तो सीमा भी आ गई पाकिस्तान से। चंगेज खां हिंदुस्तान की सीमा तक ही आया था। चंगेज खां केम नियर टू इंडियाज बॉर्डर ओनली। उसको अंडरलाइन कर लेना पॉइंट को, क्योंकि हम आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अटैक करेगा वो।
तो यहाँ आप कंफ्यूज ना करें, यहाँ सिर्फ वो बॉर्डर तक आया था, अटैक नहीं किया था। इल्तुतमिश saved his empire from Mongolian invasion with his diplomacy. सर आवाज बहुत इल्तुतमिश कट हो रही। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। अगला लिखो, हैश लगा के अगला पॉइंट है, ये टॉपिक हो, मतलब ये वाला ओवर हो गया। इन 1229, 1229 ईस्वी में, 29, 1229, इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। इन 1229 इल्तुतमिश adopted title of sultan from Khalifa, and he received the मंसूर, और इसे मंसूर की प्राप्ति हुई या इसको मंसूर से नवाजा गया। मंसूर क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। सर कौन से खलीफा से मिली थी इसे मंसूर? अब्बासिद, अब्बासिद, अब्बासिद। जरूरी नहीं है लिखना, बस अभी तो लिखो। ठीक है, यस आधिकारिक सर। पत्र लिख सकते हैं आप उसमें ब्रैकेट में, हिंदी वाले। पहला पॉइंट, इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जल्दी जल्दी लिखो, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश declared his son Iltutmish was the real founder of Delhi Sultanate. इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को he declared his son Nasiruddin as his successor. इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु सर उसमें तो नसीरुद्दीन, रजिया सुल्तान को बनाया था। अरे भैया बताऊंगा, पढ़ लो, बीच में ऐसे मत बोला करो। मैं बता दूंगा, अभी आएगी रजिया भी आएगी, गुंडों में भी फंसेगी, उसे बचाएंगे भी, सब करेंगे भैया। इसने, मैं इसीलिए तो क्लास ले रहा हूँ। वहां जो आप नॉर्मल पढ़ते हो पीडीएफ नोट से, उसमें जो मिलेगा और यहाँ जो मिलेगा फर्क है दोस्त, तभी तो। इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड हिज सन नसीरुद्दीन एज ए सक्सेसर, बट लेटर नसीरुद्दीन डाइड ड्यूरिंग बैटल इन बंगाल। किंतु नसीरुद्दीन की बंगाल में लड़ते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है शिवानी, अब वो उसे मार दिया, उसको दफना दे, फिर लेके आते हैं रजिया सुल्तान को। ठीक है, सर नसरुद्दीन डाइट की बात क्या है सर? वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ बंगाल, एक बंगाल कैंपेन हुआ था, उस पे इसको भेजा हुआ था, वहां इसकी लड़ते हुए डेथ हो गई थी। अब मैं पहले पॉइंट दो तीन लिखवा दे रहा हूँ, फिर समझाऊंगा, जल्दी जल्दी लिख लो। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु नसीरुद्दीन की बंगाल के युद्ध में मृत्यु हो गई।
Iltutmish declared his son Nasiruddin as his successor, but later Nasiruddin died during battle in Bengal. अगला पॉइंट डार्क करके थोड़ा लिख लेना। इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्र रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद ना ये ग्वालियर की तरफ गया था एक कैंपेन करने, और जब ये ग्वालियर जा रहा था तो इसने जाते जाते अपनी बेटी के नाम के सिक्के चलवा दिए थे। अगला पॉइंट लिखो, व्हाइल कैंपेनिंग टुवर्ड्स ग्वालियर। कैंपेनिंग अभियान को बोलते हैं। अपने ग्वालियर अभियान के समय इसने पुत्री रजिया के नाम से सिक्के जारी किए। व्हाइल कैंपेनिंग टुवर्ड्स ग्वालियर ही स्टार्टेड कॉइन्स ऑन द नेम ऑफ हिज डॉटर रजिया। अगला इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिखना पॉइंट, ही ऑल्सो बॉट बलबन ड्यूरिंग ग्वालियर कैंपेन। ग्वालियर अभियान के समय ही इसने बलबन को खरीदा था। आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का एक बहुत क्रूरतम शासक, जैसे हम अलाउद्दीन खिलजी औरंगजेब को जानते हैं उनकी क्रूएल्टी और क्रूरता के कारण के तहत, वैसे ही बलबन भी बहुत हुआ है। इसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, सिजदा एंड पाइबोस सब हम पढ़ेंगे अभी आगे। ग्वालियर अभियान के समय ही बलबन को खरीदा गया। ही ऑल्सो बॉट बलबन ड्यूरिंग ग्वालियर कैंपेन। अगला पॉइंट, इन 1236 इल्तुतमिश डाइड। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब सुनना, बात ध्यान से सुनना। मैंने बताया इसका एक बेटा था नसीरुद्दीन, जिसको इसने सक्सेसर अपना बनाना चाहा, और इसने कहा था उसको बहुत प्यार करता था अपने बेटे को। और जब इसकी सर डेथ हो गई इसके बेटे की बंगाल में। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? ये सर सब क्या सब 1236 में क्या हुआ था? डेथ हो गई थी 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। सर ये बलवन भी गुलाम था ना, इसको खरीदा था, मिस जी, हो गया मैंने। गुलामों को ही खरीदा जाता है। जब मैंने हाँ, लिखवाया बलबन को खरीद के लाया तो इट मेक्स क्लियर गुलाम कि वो था। गुलाम था। हाँ सर। ठीक है बेटा, अब सुनना। तो जो ये नसीरुद्दीन था ये इसका बहुत प्रिय बेटा था, लेकिन जब बंगाल कैंपेन में बंगाल बैटल के दौरान इसकी डेथ हो गई तो बहुत परेशान हुआ। दिनों तक इसने किसी से बात नहीं करी। तो लोगों ने कहा कि हुजूर आगे क्या करना है। तो इसको पता था इसके जो और बाकी के बेटे थे सब बेलखने थे, किसी में कोई लक्षण, कोई क्वालिटी, कोई डिजर्विंग क्वालिटी थी ही नहीं। तो इसने कहा, खुद बुलाया अमीर और उलेमाओं को कि देखो मैं जानता हूँ और तुम लोग से कुछ छुपा नहीं है, ठीक है, तुम मेरे चालीसा के मेंबर हो, सदस्य हो, तुर्कने चहिलगानी हो, जो मेरे बाकी के बच्चे हैं, बेटे, इनमें से कोई भी गद्दी के लायक नहीं है। तो मैं ये प्रपोज करता हूँ कि जो मेरी बेटी है रजिया, ये आगे कार्यभार संभालेगी। ये सुन के उलेमा और अमीर एकदम भाई कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप, एक लड़की लड़की संभालेगी? आज के टाइम में भी अगर आप देखें गांव में या जो क्षेत्र पिछड़े रह गए हैं उनमें आज भी लड़कियों को पढ़ने बाहर नहीं दिया जाता। ठीक है, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, नौकरी तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन उस टाइम में इल्तुतमिश ने अगर ये बात सोची तो यार उसको सलाम है ऐसे आदमी को। भाई कोई बुरा अच्छा कैसे आप बताएंगे? उसकी सोच से ठीक है उसने बुरे काम किए होंगे, लेकिन अच्छाइयां भी तो होती हैं हर किसी में। अब सोचिए उस टाइम उसने कब 1230 13th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, वी आर रनिंग नाउ इन 21st सेंचुरी, स्टिल देयर आर लेकुनास अबाउट दिस की लड़की को यहाँ मत जान दो, ये मत करने दो। और उसने उस टाइम 1236 में 1231 में ये सोचा कि नहीं मैं इसको हिंदुस्तान की मल्लिका बनाऊंगा, रानी बनाऊंगा, या जो भी एक बादशाह के लिए जो भी सुल्तान बनाऊंगा। ठीक है, तो लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, खैर क्या कर सकते थे,
जब वो प्रपोज करके गया है कि मेरी बेटी बनेगी तो बनेगी। अच्छा, इधर इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, लेकिन उलेमा अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। इधर इल्तुतमिश की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है शाह तुर्काना, और इसका जैसा नाम तुर्काना, इसको अच्छा लगता था मारना ताना। तो इसने जितने भी आपके ये थे चालीसा, इनको बुलाया और उलेमाओं को, कह रहा क्या बात है आप लोग तो, मतलब वाह, अब एक लड़की के नीचे राज करोगे। उनको अंदर से बड़ी आग लग गई, कह रहे अरे आप कैसे, आप वो हमारे जले पर नमक छिड़क रही हैं ये वो। तो उसने कहा मेरे पास एक आइडिया है, मेरा बेटा है रुकनुद्दीन, ठीक है उसको नहीं है इतना कैपेबल, लेकिन उसको तुम राजा बनवाने में, सुल्तान बनवाने में मेरी मदद करो, और वो बैठ जाएगा। तो भैया लोगों ने कहा, इन्होंने किसने, उलेमाओं ने और अमीर ने, कह रहे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो राजा किसको बना दिया गया, रुकनुद्दीन फिरोज को। अगली हेडिंग डालो और फिर यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, रुकनुद्दीन फिरोज, अगला शासक। लड़कियां परेशान मत होना कि अरे रजिया नहीं आई, आएगी रजिया आएगी। 1236। ठीक है। अच्छा, ये भी बाद में ऐसे ही निकला भाई, जब वो इल्तुतमिश बोल के गया है, कुछ सोच समझ के ही तो बोल के गया होगा, और बाद में ये ऐसा निकला कि उलेमा ही इससे परेशान हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि यार बताओ, हमने तो अपने पैर पे के सिर पे कुल्हाड़ी मार ली, ऐसे ऐसे ऑर्डर देता है, कभी उलेमा को ही कह देगा कि जाओ थोड़ा सा एक बार कजरारे कजरारे करके दिखाओ, मतलब किसी की ये इज्जत ही नहीं करता। तो उलेमा भी इससे परेशान थे। ठीक है, लिखो पॉइंट्स, लिखो इसके चार पांच, फिर आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। लिखो, रियल पावर्स वॉज इन हैंड्स ऑफ हिज मदर शाह तुर्काना। वास्तविक शक्तियां इसकी महा शाह तुर्कान के पास थी। तुर्कान लिख लो, तुर्काना लिख लो, हिंदी में तुर्कान ही आएगा, वो इंग्लिश में लिख देते ना ए। वास्तविक शक्तियां इसकी मां शाह तुर्कान के पास थी। रियल पावर्स वर इन हैंड्स ऑफ हिज मदर शाह तुर्काना। शाह तुर्काना कंट्रोल्ड अमीर्स, अमीर मैंने बताया ना, शाह तुर्कान अमीरों को नियंत्रण में रखती थी। शाह तुर्काना अमीरों को नियंत्रण में रखती थी। शाह तुर्काना कंट्रोल्ड अमीर्स। शाह तुर्काना गेव प्रीशियस गिफ्ट फॉर प्लीजिंग अमीर्स। शाह तुर्कान अमीरों को खुश करने के लिए उन्हें महंगे महंगे उपहार दिया करती थी। शाह तुर्कान अमीरों को खुश करने के लिए उन्हें महंगे उपहार दिया करती थी। शाह तुर्काना गेव प्रीशियस गिफ्ट्स फॉर प्लीजिंग अमीर्स। रुकनुद्दीन वॉज नॉट कैपेबल रूलर। रुकनुद्दीन योग्य शासक नहीं था। रुकनुद्दीन वॉज नॉट अ कैपेबल रूलर। रुकनुद्दीन योग्य शासक नहीं था। सर इससे ऊपर वाली लाइन में प्रीशियस गिफ्ट के बाद क्या लिखवाए थे, एक बार फिर से रिपीट कर फॉर दीजिए। प्लीजिंग अमीर्स, अमीरों को खुश करने के लिए वह उन्हें महंगे उपहार दिया करती थी। शाह तुर्कान गेव प्रीशियस गिफ्ट्स फॉर प्लीजिंग अमीर्स।
फिर एक दिन क्या हुआ ना, रजिया को लगा कि नहीं ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो रजिया एक दिन आती है और बिल्कुल लाल रंग के कपड़े पहन के एकदम, और जब जुम्मे की नमाज होती है ना, वहां जाके, जब वो, पता ही होता है भाई जुम्मे में सब लोगों को कहा जाता है कि भाई तुम लोग वैसे अपने घरों में करते हो नहीं करते हो, लेकिन आप लोग एटलीस्ट जुम्मे के दिन सब एक साथ नमाज पढ़ने आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने जाते थे। तो वहीं पे इसने सोचा कि मैं जाऊं, और ये रेड कलर के बिल्कुल कपड़े पहन कर, रेड कलर का मतलब क्या है, सिंबल ऑफ जस्टिस एक है ये। वहां जाके ये एक शानदार स्पीच देती है कि भाइयों और बहनों, मेरे साथ कितना बुरा हुआ है और मैंने क्या क्या दिन देखे हैं। और पब्लिक का सपोर्ट इसको मिला, इसने पब्लिक से डिमांड की जस्टिस की। और बाद में हम देखेंगे कि पब्लिक के सपोर्ट से ही रजिया रूलर बनती है, जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ ये अपनी नॉलेज के लिए अलग से एक पेज पे बिल्कुल बॉक्स में सुंदर सा फूल पत्ती बना के लिखना, ठीक है। 7 सिटीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली के 7 नगर। दिल्ली पे बेटा सबसे पहले किसका कब्जा था, जो हमें मिलता है, दिल्ली किसने बसाई? अनंगपाल तोमर ने, तोमर जी, तोमर लोगों ने, तोमर डायनेस्टी थी, उन्होंने दिल्ली बसाई थी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पहले, दिल्ली में टोटल आज के टाइम में टोटल 7 अलग अलग जगह बसी हुई हैं। वो 7 कब कब कैसे कैसे किसने बसाई वो हम लिखेंगे, चाहे टेबुलर फॉर्म में लिख लो चाहे डायरेक्ट लिख लो। पहला लिखो, लाल कोट। ओह, किसने बसाई है आगे लिख लेना, तोमर राजपूत। मतलब ये जो टॉपिक है ऐसा कोर्स में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वो पूछ सकता है कभी, क्योंकि ये बहुत एक ऐसी चीज है कि तुम्हें एक जगह अगर कहीं मिले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा शायद किसी ने बना दी हो, तो मुझसे शेयर करना, क्योंकि मुझे जब मैंने ये बनाई थी पिछले साल, मेरे को 1.5 घंटा लगा था, अलग अलग दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पे मैं गया और 2-3 सोर्सेज देखे, तब जाके मैं कंक्लूड कर पाया, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब अगर मैं कहूँ जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो मैंने भी कहीं सीखी हैं, लेकिन जो ये है ये मैंने खुद से इस चीज को ढूंढ रखा है। ठीक है, इसको देखना। तो ये लालकोट नाम का एक शहर था, जो आज की दिल्ली जिसे हम बोलते हैं, वो किसने बसाई? तोमर राजपूतों ने। इसके बाद तोमर राजपूतों को डिपोज करके यहाँ कौन आ गए, हमने पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान। कौन आ गए? पृथ्वीराज चौहान। तो ये अभी पहली ही सिटी है, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके और इसका नाम बदल के क्या कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने? किला राय पिथौरा। ठीक है, ये किसने बताई? पृथ्वीराज चौहान ने। सेम यही, यही अभी पहली सीटी चल रही है, याद रखना। इसी को और एक्सपेंड करके या नाम बदल के हम कह सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था जहाँ पे हमारा कुतुब कॉम्प्लेक्स है, मेहरौली। ये आपने, आप भी जो दिल्ली जाते होंगे या होंगे उन्होंने सुना होगा मेहरौली। ये जो मेहरौली है ना बच्चों, ये किसने बसाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये दिल्ली की पहली सिटी है। लालकोट तोमर राजपूत, किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान, और मेहरौली कुतुबुद्दीन ऐबक, सेम ही जगह, थोड़ा बहुत एक्सपेंड करके या नाम बदल के इनके नाम बदले गए। अब हम देखेंगे दिल्ली की दूसरी सिटी।
ये कलर दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला? यस सर, दिख रहा है। दूसरा लिखो सीरी। ये एप्पल आईफोन वाली सीरी नहीं है। ये किसने बसाई? अलाउद्दीन खिलजी। एप्पल ने इसको यहीं से कॉपी किया है। है? अच्छा, मुझे नहीं पता सर। मजाक कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, ये दूसरी सिटी हो गई दिल्ली की। तीसरी लिखो तुगलकाबाद। ये किसने बसाई? कोई बताएगा तुगलकाबाद किसने बसाया? तुगलक ये तो यार मोहम्मद बिन मतलब वाह। नहीं नहीं वाह। आई शुड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑफ कोर्स। विच तुगलक? सर, क्या मोहम्मद लिखिए। बिन तुगलक? नहीं नहीं नहीं, लिखो गयासुद्दीन तुगलक। ये तीसरी सिटी हो गई। ठीक है, चौथी लिखो जहां पना। नाम ही जहां पना है। जहानाबाद कुछ लोग बोल देते हैं। ये बसाई किसने? अनमोल ने जिसका नाम लिया, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अगली लिखो, पांचवी, फिरोजाबाद। ये अपना यूपी वाला फिरोजाबाद नहीं है भाई, जो कांच के चूड़ियों के और कांच के सामान के लिए फेमस है। ये दिल्ली का ही फिरोजाबाद है, वहां भी है। ये किसने बसाई? FST, फिरोज शाह तुगलक। जहां पना किसने बसाई? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर एक अकेली तुगलक ही डायनेस्टी ऐसी है जिसके जो महंतम शासक हुए, उन तीनों ने अलग अलग शहर बसाया। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक। अगली लिखिए, सिक्स, इसको कहते हैं सिटी नियर पुराना किला, या इसको शेरगढ़ भी कहते हैं। अब शेरगढ़ नाम से बताएगा कोई किसने बसाई होगी ये? एनी गेस? शेर शाह। वैसे वो सूर था, लेकिन बोल बोल के उसको सूरी कर दिया। अब ये मत समझिए सूरी जो आज के पंजाबी होते हैं वो नहीं है, ये शेर शाह सूर था बेसिकली, उसको बाद में कर दिया वो। और सातवीं और आखिरी लिखिए, शाहजहानाबाद। एंड गोज विदाउट सेइंग, किसने बनाया होगा ये? शाहजहां ने। वो भी इसने बना दी थी ऐसे ही, क्योंकि इस टाइम अब तक, वैसे तो इस टाइम इनकी कैपिटल आगरा हो चुकी थी। हम देखेंगे जब लोधीज आएंगे कैपिटल आगरा शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में भी इसने बना दिया था। तो ये है, फिर से बोलना सब अपने मन में। पहली जो सिटी है लालकोट, तोमर राजपूत, उसी को बाद में नाम बदल दिया किला राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान, और बाद में मेहरौली। जो आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स है वो यहीं पर है। ठीक है, यहाँ कुतुब मीनार है, क्वातुल इस्लाम मॉस्क, और आगे अलाउद्दीन वहां पे अलाई दरवाजा बनवाएगा। ठीक है, सीरी अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक, जहांपनाह मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक, सिटी नियर पुराना किला या शेरगढ़ शेर शाह सूरी, और शाहजहानाबाद शाहजहां। ठीक है जी, ओके।